हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 4 शुरू कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में ये जो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 17 से लेकर 28 और 2 और यानी 30 तक के, मैंने जैसे कि बताया था कि बेसिक अकाउंटिंग में यूज होने वाले जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैं 30 से 40 कराऊंगा। तो मैं 30 में ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ पार्ट है जिसका मैंने अलग से नंबर काउंट नहीं किया है, बट वो मैं करा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, या इससे जो पीछे के लेक्चर है उसमें आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज हम बिना रुके हुए सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ये ट्रेड रिसीवेबल याद रखिएगा, जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं ना तो उससे रिलेटेड, बस इतना सा हमको समझ जाना है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ट्रेड यानी कि क्रेडिट सेल से। तो क्या है? अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी जब भी हम कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं क्रेडिट में, क्रेडिट का मतलब उधार में, तो उससे रिलेटेड जब पैसा मिलना होता है ना तो उसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, मैंने ये आपको बेचा, तो आपको बेचा क्रेडिट में, उधार में, तो आपसे मुझे पैसा लेना है ना, आपसे पैसा मिलना है ना, रिसीव होना है ना, तो उसी को कहते हैं दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आता है, एक आता है डेटर और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। डेटर याद रखिएगा, ये बी साइलेंट होता है, यहाँ पे डेटर पढ़ेंगे, बिल रिसीवेबल। तो दोनों को सिंपल सा मतलब में समझ जाए, मैंने आपको ये सामान बेचा उधार में, क्रेडिट में, आपने कहा कि मैं पैसा दे दूंगा, आप जान पहचान के आपने कहा कि मैं दे दूंगा पैसा, मैं पैसा लेके भाग थोड़ी ना रहा हूं। तो इसका मतलब आपसे फ्यूचर में मुझे पैसा लेना है ना, तो आप मेरे लिए डेटर बन गए। क्या बन गए? डेटर, देने वाला। आप पैसा देने वाले हैं ना, हाँ जी, तो इसी को कहते हैं डेटर। डेटर आर पर्सन और अदर एंटिटीज टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड येट। यानी हमने उधार में सामान बेचा है पर पैसा अभी तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो वो आप सामने वाला इंसान क्या होगा? सामने वाला चाहे कोई पर्सन हो सकता है, सामने वाला कोई फर्म हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? डेटर। याद रखिएगा। अच्छा, ये डेटर हमारे लिए एसेट्स है। क्या है ये हमारे लिए? ये हमारे लिए एसेट्स का काम करता है। कौन सा एसेट्स? करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, मैंने आपको सामान बेचा, जब मैं एसेट्स का मतलब समझा रहा था वहां पे बताया था डेटर। अब मैंने उस समय कहा था कि मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा, तो वो घड़ी आज आ गई है जब डिटेल से मैं बताऊंगा आपको। और इससे भी ज्यादा डिटेल एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है जो कि इस साल के सिलेबस में तो नहीं है बट होता है, तो मैं फिलहाल यहीं पे बता दे रहा हूं। एक बात बताइए, मैंने आपको सामान बेचा उधर, आपने कहा कि मैं पैसा दूंगा, बाद में दे दूंगा। बताइए, फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा ना? हाँ, मुझे मिलेगा। फ्यूचर में मुस्कुराने के दिन आएंगे ना, जब मुस्कुराने के दिन आएंगे तो मेरे लिए क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मतलब हमने क्या समझा था कि फ्यूचर में कुछ भी जो मुझे फ्यूचर में मुस्कुराने का मौका दे, जो फ्यूचर में मुझे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करे, फ्यूचर में जो मुझे बेनिफिट देगा, वो एसेट्स है। तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो जो मर्जी करेंगे, ठीक है? तो ये मेरे लिए एसेट्स बन गया। दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। ये डेटर ही बिल रिसीवेबल बन जाता है। कैसे बन जाता है? मैंने आपको सामान बेचा उधार में, मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप कह रहे हो कि मैं दे दूंगा पैसा, पर मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि ये देखो भाई, मैं इस पे, ये मेरे नाम से मेरे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, ठीक है, बिल है, मैंने इस पे एक बिल बनाया, बिल टाइप का मैंने बनाया, उस पे लिखा एक प्रॉमिस लेटर होता है। क्या होता है? प्रॉमिस लेटर। मैंने बोला कि इस पे भाई तुम साइन करो कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, इस तारीख को दूंगा। तो मैंने ये आपसे साइन करवा के ले लिया। मैंने आपको उधार में सामान बेचा और मैंने आपसे कोई साइन नहीं करवाया, भरोसा है आपके ऊपर, पैसा मिल जाएगा, तो आप मेरे लिए डेटर है। पर मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने आपसे साइन करवा के ले लिया। मैंने कहा कि अगर नहीं दोगे तो लीगल एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर, तो आपसे साइन करवा के ले लिया और इस पे आपने साइन कर दिया। इस पे मैंने लिखा था कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि 2 महीने बाद इस तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा। आपने साइन करके मुझे दे दिया। इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। क्या कहते हैं दोस्तों? बिल रिसीवेबल। कमाल है ना? अब मेरे लिए ये एसेट्स का काम करेगा, क्योंकि ये बिल मैं 2 महीने बाद ये लेके जाऊंगा आपके पास, बोलूंगा भाई ये देखो आपने साइन किया था, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा।
तो ये दूंगा और बदले में पैसा मिलेगा, मुस्कुराने के दिन आएगा यहाँ भी। इसका मतलब ये भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। अब ये कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स है दोनों, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे मैंने बताया था ना, करंट एसेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट जो है वो 1 साल के अंदर में मिलना बंद हो जाए या कैश में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे ये जो बिल है वो कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, 1 महीने 2 महीने 1 साल के अंदर में, तो ये एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स। तो यही बोला कि इन दोनों का सम कर देते हैं तो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल को ही 2 पार्ट है, डेटर और बिल रिसीवेबल। कमाल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रेड पेबल। ये बेचने के सिचुएशन में था, अब ये खरीदने के सिचुएशन में। हम उधार बेच सकते हैं तो उधार खरीद ही तो सकते हैं ना, हाँ सर। तो ट्रेड पेबल क्या है, अमाउंट पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहां हम बेच रहे थे, यानी पेबल, पे करना है। मैंने कोई सामान खरीदा, उधार में खरीदा, हाँ जी, या सर्विसेज मैंने उधार में ले ली और उसका पेमेंट मुझे अभी करना है, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के भी 2 पार्ट है, क्या, एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेबल। क्रेडिटर, मैंने आपसे उधार में खरीदा सामान, मैंने बोला कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, जान पहचान है, क्योंकि उधार तो जान पहचान वाले से खरीदा बेचा जाता है ना। तो आपसे जान पहचान हो गई है, मैंने आपसे खरीद लिया, मैंने कहा कि दे दूंगा भाई, ठीक है, आपने कहा ठीक है भाई दे देना, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर लेने वाला, आप लेने वाले हैं ना, हाँ। लायबिलिटी का मतलब हमने समझा है कि वो जो फ्यूचर मुझे पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी, वो जो मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी, मतलब ट्रेड पेबल लायबिलिटी है। और ये ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स था, क्योंकि वहां पैसा लेना था, यहाँ देना है, और जो भी मुझे फ्यूचर में देना होगा वो मेरे लिए लायबिलिटी है। उस लायबिलिटी का नाम क्या है दोस्तों, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के 2 पार्ट है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो इफ द बिजनेस बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा है गुड्स या सर्विसेज, एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड टू पर्सन और अदर एंटिटी, दीज आर कॉल्ड क्रेडिटर। हमने उधार में खरीदा, अभी भी पैसा देना बाकी है, तो आप मेरे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर। हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि सामने वाला मेरे लिए क्या है, सामने वाले से पैसा लेना है या सामने वाले को पैसा देना है। अगर सामने वाले से पैसा लेना है, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर या बिल रिसीवेबल, सामने वाले को देना है तो या तो क्रेडिटर या बिल्स पेबल। पर्सन है सीधा क्रेडिटर। अच्छा, सामने वाले से मैंने सामान खरीदा, आपसे सामान खरीदा, आपको मुझ पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, तनिक भी भरोसा नहीं है, कह रहे कि नहीं मैं तो उधार नहीं दूंगा। अगर उधार दूंगा तो भाई प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं 2 महीने 3 महीने बाद, कितने समय बाद, मैंने कहा 2 महीने बाद, प्रॉमिस करो। तो ये आपने एक लेटर लिखा, उस पे आपने मुझसे प्रॉमिस करवाया, मतलब साइन करवाया, और साइन करवा के आपने मुझसे ले लिया। आपने मुझसे ले लिया तो मेरे ये एक्सेप्टेंस, यानी कि मैंने जैसे कोई साइन कर दिया किसी बिल पे, लेटर पे, तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। ये आपने मुझसे ले लिया ना, तो ये कहलाता है बिल्स पेबल। मैंने बिल का अमाउंट पेबल, पे करना है। यहाँ रिसीवेबल था, रिसीव होना है, यहाँ पे करना है, पेबल, पे करना है। बिल्स पेबल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पर्ची को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं जी। एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, मैंने एक्सेप्ट किया है, और the enterprise the amount of which will be payable on the specified date, यानी कि ये जो इसमें प्रॉमिस किया गया है, इसमें लिखा है कि एक स्पेसिफाइड डेट पे मुझे पे करना पड़ेगा। कमाल है ना, बिल्स पेबल। समझ में आ गया होगा ये बिल्स पेबल का मतलब ही क्या होता है, कमाल है। कॉस्ट, हमने एक्सपेंस अभी तक के मतलब समझा, हमने एक्सपेंडिचर समझा है। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट जो होता है पर्टिकुलर थिंग्स या प्रोडक्ट या सर्विस की जो एक वैल्यू होती है ना, वो कॉस्ट है। वैल्यू मतलब उसको बनाने का, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, मैंने ये पेन बनाया, तो ये पेन बनाने की जो टोटल मेरे को खर्चा आया है ना, इसको कहते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं, कॉस्ट। से इसको बनाने में मुझे 10 रुपये लग गया, तो 10 रुपये टोटल बनाने में जो लगा है ना, वो इस पेन की कॉस्ट है। क्या है, इस पेन की कॉस्ट। और अगर मैं इसको 15 रुपए में बेचता हूं तो 15 रुपए में जो बेचा वो रेवेन्यू है। क्या है, रेवेन्यू। तो हम कॉस्ट की बात करें, रेवेन्यू तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, कि जितने में ये सेल होता है वो रेवेन्यू कहलाता है।
तो ये तो पता है कि जितने में सेल करते रेवेन्यू है, बट इसको एक्चुअल में बनाने का जो खर्चा आया होगा वो कॉस्ट है। या सपोज मैंने कहीं और से खरीदा, मैंने इसको 10 में खरीदा 15 में बेचा, तो जितने में मैंने खरीदा वो मेरे लिए कॉस्ट है, जितने में बेचा रेवेन्यू। तो कॉस्ट इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट, सर्विस और एक्टिविटी। किसी भी स्पेसिफाइड आर्टिकल हो, सामान, प्रोडक्ट या सर्विस या एक्टिविटी। सर ये एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी भी तो एक होता है ना, जैसे कोई इवेंट होता है, हम एक इवेंट कराते हैं तो इवेंट का भी तो एक खर्चा होता है ना, वो एक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है ना, या कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पूरे इवेंट का जो खर्चा आया है, उस इवेंट पे कितना खर्च करना पड़ गया, अमाउंट कितना स्पेंड करना पड़ गया उस इवेंट का, एक्टिविटी का, क्या है वो है आपका कॉस्ट। जैसे कोई फंक्शन हो जाएगा कॉलेज में, अगर कोई फंक्शन हो गया तो फंक्शन का जो टोटल खर्चा आता है, कितना मनी स्पेंड किया गया, वो उस फंक्शन की कॉस्ट कहलाती है। कमाल है। तो कॉस्ट भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्टॉक, बोलिए, या इन्वेंट्री। क्या? स्टॉक या इन्वेंट्री। मैंने इसको खरीदा है या बनाया है बेचने के पर्पज से, रीसेल के पर्पज से, तो ये मेरे लिए गुड्स है, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर डेट को, आज के डेट में कोई आया मेरे पास और पूछता आपके दुकान में कितने पेन है बचे हुए जो आपने खरीदे थे बेचने के पर्पज से पर बिका नहीं है, कितने हैं आपकी दुकान में? मैंने कहा मेरे दुकान में ना 100 पेन है, अभी 100 पेन है अभी जो बिका नहीं, बेचने के लिए रख रखा हूं, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? 100 पेन स्टॉक कहलाएगा। आज के डेट में वो मेरे लिए क्या है? स्टॉक है, इन्वेंट्री है। हाँ जी यही है। तो गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट में वो सामान जो बिका नहीं है, मैंने खरीदने के लिए लाया था या फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है बेचने के पर्पज से और वो बिका नहीं है, अनयूज्ड, मतलब कि मैं फर्नीचर बनाने के लिए वुड लाया था, लकड़ी लाया था, बट वो फर्नीचर बना नहीं है, तो वो लकड़ी अभी ऐसे ही रह गया, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स बोले तो स्टॉक या इन्वेंट्री। कमाल है। तो हमने स्टॉक इन्वेंट्री भी समझ लिया कि एक पर्टिकुलर डेट को जितना भी आपके पास अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो बिका नहीं है रहता है, उसी को कहते हैं स्टॉक। स्टॉक के 2 पार्ट होते हैं। स्टॉक के जो है ये 2 पार्ट होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक साल के स्टार्टिंग में आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है, यानी कि जो बिका नहीं है। पहले क्लोजिंग समझ लेते हैं फिर ओपनिंग समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग साल के एंड में, जैसे 31 मार्च होता है, तो 31 मार्च को फर्म या कंपनी के पास जितना सामान अनसोल्ड है यानी बिका नहीं है, बिकना रह गया, तो वो उस डेट का क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और वही 31 मार्च का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगले दिन 1 अप्रैल का क्या बन जाएगा दोस्तों? ओपनिंग स्टॉक। कमाल है। हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये है, डिस्काउंट ऐसे 2 तरह का होता है। तो डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में जो कमी की जाती है, रिडक्शन की जाती है, उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन है इन द प्राइस ऑफ गुड्स या सर्विसेज की प्राइस में कमी कर देना, या फिर जो कस्टमर से जो पैसा लेना है या कस्टमर को जो पैसा पेड करना है उसके पेड वाले अमाउंट में से कम कर देना। यानी कि जितना कस्टमर को, मैंने आपको सामान बेचा 100 रुपए में, उसमें से मैंने कहा कि चलो 10 रुपए कम दे देना, तो 10 रुपए कम दे देना डिस्काउंट प्राइस में, या जितना अमाउंट कस्टमर से लेना है या कस्टमर को पे करना है उसमें अगर मैं रिडक्शन करता हूं, कमी करता हूं, तो उसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली जो होता है जब न्यूली बिजनेस स्टार्ट होता है। कब होता है? न्यूली बिजनेस, यानी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो, या फिर जब हम बल्क में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान किसी पर्सन को बेचते हैं या कोई खरीदने आता है। सपोज नया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, तो नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब क्या, मार्केट में मुझे आना है ना, तो मार्केट में आना तो मैं डिस्काउंट दूंगा। जैसे आपने देखा होगा जियो,
जियो जब स्टार्टिंग में आया था तो फ्री में ही दे रहा था सब कुछ, है ना। तो जैसे फ्लिपकार्ट पे आप देखते हैं कि बहुत सारे, या अमेजोन, बहुत सारे साइट है, उस पर क्या होता है 50% ऑफ, 80% ऑफ। क्या ये कि गुड्स या सर्विसेज जो गुड्स होता है उसमें इतनी प्राइस जो रिडक्शन की जाती है वो ट्रेड डिस्काउंट है। अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, अपने ट्रेड प्रमोशन के लिए, अपने व्यापार को मार्केट में फैलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइस कम कर देना। ये बिजनेस के लिए लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो इस तरह से प्राइस स्ट्रेटेजी, यही तो है मार्केट स्ट्रेटेजी। मार्केट स्ट्रेटेजी आज के डेट में वो है कि इस तरह से प्राइस कट करो कि सामने वाले को लगे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, चलो हम खरीदते हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर किसी चीज का प्राइस जो है वो 10,000 रुपये, कितना रुपए है, 10,000 रुपये है, और यहाँ लिखा आ जाए 80% ऑफ, 80% ऑफ, ओ माय गॉड, यहाँ पे 10,000 रुपये का एक शूज है 80% ऑफ, इसका मतलब आपको कितने में मिल रहा है, 2,000 रुपये। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ये तो कमाल है, 10,000 वाला चीज सिर्फ 2,000 रुपये में हम ले लेते हैं जी। तो ये जो 80% कम किया गया है दोस्तों, इसी को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है, या तो बिजनेसमैन अपने सेल को प्रमोट करने के लिए, या जब कोई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ खरीदता है तो उसको डिस्काउंट दे दिया जाता है, और ये उतने उसी में से देता है डिस्काउंट जो उसकी कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि उसको बनाने का खर्चा आया होगा 1,000 रुपये और तुमको दे देगा, बनाने का खर्चा 3,000 रुपये या 5,000 रुपये आया होगा, तुमको 2,000 में दे देगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये जो तुमको 2,000 में दे रहा है, उसको बनाने का खर्चा उससे भी कम आया होगा, सपोज 1,800 1,500 रुपये। कभी भी वो कॉस्ट से कम में नहीं सेल करता है, समझ में आया। तो इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट फर्म के लिए लॉस नहीं है, और इसकी कभी कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री। ये ना फर्म के लिए लॉस है ना इनकम है, नो एंट्री। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट का क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। यानी कि सेलर द्वारा दिया जाता है कि इसको परचेजर को, ठीक है ना, जब वो सर्टेन यानी कि बल्क में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है। तो बता दिया पूरा रीजन। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि हमने सामान बेच दिया, अब वो कहता है मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ ज्यादा टाइम ना लगा दे, मैं बोलूंगा आज ही अगर तू पैसा देगा ना तो मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दे दूंगा, अगर 1 हफ्ते के अंदर दे देता तो 1% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इस तरह का इमीडिएटली अमाउंट रिसीव करने के लिए जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो कहलाता है कैश डिस्काउंट, और ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इसकी एंट्री होती है। ये हमारे लिए एक प्रकार से लॉस होता है। क्या होता है, ये लॉस कह लीजिए या एक्सपेंस कह लीजिए। तो कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट, यानी जितना अमाउंट मुझे उससे लेना था उससे टाइमली पेमेंट यानी टाइमली पैसा रिसीव करने के लिए हम उसको लालच देते कि भाई जल्दी दे दे पैसा, मैं आज तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। कमाल है। रिबेट, रिबेट भी डिस्काउंट ही होता है, डिस्काउंट की ही तरह है, बट अंतर क्या है कि मेरे पास मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है ना या खरीदा बेचने के लिए वो लो क्वालिटी का है, उतना बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है। मेरे अगल बगल जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, पर मेरे प्रोडक्ट थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, तो उस केस में मैं लालच दूंगा सामने वाले को कि भाई मेरे से सस्ता ले लो यार, सस्ता है, उसका 2,000 रुपये में मेरा 200 रुपये में ले जाओ। तो इस तरह का डिस्काउंट को क्या कहते हैं, रिबेट। रिडक्शन अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी और एक्सेस सप्लाई एटसेट्रा। या तो उसकी क्वालिटी खराब होगी या मेरा कोई सामान बिकता ही नहीं है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में सामान हो गया, रखने के लिए जगह ही नहीं है, खराब हो रहा है, तो क्या करूंगा, खराब हो रहा है तो बेचना पड़ेगा। ये ज्यादातर किस में होता है, सब्जी, वेजिटेबल्स या जो पेरिशेबल फूड है, जो कि जल्दी खराब होने वाला चीज है। क्या होता है कि आप सब्जी लेके आए, मैं 2 दिन 1 दिन 4 दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है, 4 दिन हो गया अभी तक बिका नहीं है, तो क्या करूंगा, कम में बेचना पड़ेगा। ये कई बार ऐसा होता है कि जो कॉस्ट है ना उससे भी कम में बेचना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अब वो खराब हो रहा है, बिक नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं रिबेट। कमाल है दोस्तों, रिबेट भी समझ में आ गया। वाउचर क्या है, वाउचर एक डॉक्यूमेंट, एक प्रूफ है, मैंने सामान बेचा है उसका क्या प्रूफ है, मैंने सामान खरीदा है उसका क्या प्रूफ है, तो उस प्रूफ को कहते हैं दोस्तों वाउचर। वाउचर इज द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने कोई लेन देन किया, खरीदा बेचा, मैंने आपको पढ़ाया, आपने फीस दिया, क्या प्रूफ है, तो उसके लिए मैं एक स्लिप दूंगा ना, एक रिटर्न में स्लिप देता हूं कि आपने 2,000 रुपये पे कर दिया है, तो उस स्लिप को, उस पर्ची को क्या बोलेंगे, वाउचर।
तो कोई भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, रिकॉर्ड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स, एसेट्स के बारे में समझाया था ना। टेंजिबल फिक्स एसेट्स यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब जो है हमेशा फिक्स्ड एसेट्स का टेंजिबल एसेट्स, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है ना उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। मेरे पास ये फर्नीचर है, मैंने इसको 10,000 रुपये में खरीदा, 1 साल हो गया, अब क्या 1 साल बाद इसकी वैल्यू 10,000 रुपये ही रहेगा? कम हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू में कमी आएगी ना। से 10,000 रुपये वाला अब इसकी वैल्यू 8,000 रुपये, कितना कम हो गया सर? 2,000 कम हो गया। तो ये जो 2,000 रुपये कम हुआ, इस 2,000 रुपये को कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। कैसे कम हो गया सर? रेगुलर यूज करने से। इसका मतलब किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। कमी क्यों होता है जी? कमी होता है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर को दोस्तों यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूज। यानी कोई भी चीज यूज करोगे तो यूज करने से उसकी वैल्यू में तो कमी आएगी ना। हाँ सर। पैसेज ऑफ टाइम, अब समय बीत जाएगा, मैंने ये फोन खरीदा है, हाँ, और फोन खरीदा 6 महीने तक यूज नहीं किया, बिल्कुल यूज नहीं किया, रख रखा हूं। अब क्या 6 महीने बाद उसकी वैल्यू उतने में बिकेगा क्या जितने में खरीदा था? नहीं ना, क्योंकि अब भले यूज ना किया, रख रखा हूं गुल्लक में, बट 6 महीने टाइम चला गया, तो टाइम बीतने की वजह से भी उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। तो जो कमी आ गई उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। और क्या है जी? और ऑब्सोलेंसेस। ऑब्सोलेंसेस का मतलब होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी पुराना। अब जैसे 5G आ गया है, तो 5G आ गया है तो जो 4G फोन होगा वो तो अब आउटडेटेड हो गया ना। आज की डेट में पूरे इंडिया में लगभग जो है वो 5G शुरू हो गया है। तो 5G जो शुरू हो गया है तो जो 4G फोन होगा, तो अब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है 4G फोन से, उसको तो जल्दी जल्दी बेचेगी ना। जो 10,000 रुपये था उसको कम में बेचेगी, 8,000 में बेच दो, 9,000 में बेच दो, 7,000 में बेच दो, तो 10,000 वाले की वैल्यू कम हो गया ना, 8,000, 9,000, 1,000, जितना भी कम हो गया, जितना भी कम हो गया। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या? आउटडेटेड हो जाना, यानी टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना। तो उसकी टेक्नोलॉजी पुराना हो जाने की वजह से भी जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। बैड डेट्स, यहां डेटर आपने देखा है ना, बिल रिसीवर। तो जब भी हमने किसी को उधार में सामान बेचा, डेटर, मैंने आपको सामान बेचा उधार में, डेटर, आपसे पैसा मिलना है। अगर आपने पैसा नहीं दिया, किसी भी वजह से आपने पैसा नहीं दिया, भाग गए, डूब गए, कहीं खो गए, पैसा आपसे नहीं मिला मुझे, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं उसको? बैड डेट्स। व्हेन एन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ डेटर, यानी किसी डेटर से मुझे पैसा मिलना था, कैन नॉट बी रिकवर्ड, यानी वो पैसा नहीं मिल सकता है, आइदर होली और पार्शियली, या तो पूरा ही नहीं मिलेगा या थोड़ा भी अगर नहीं मिल रहा है, ड्यू टू हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी, या तो उसके सामने वाले मर जाने की वजह से या इंसॉल्वेंसी, इट इज सेड टू बी बैड डेट्स। इंसॉल्वेंसी अभी मैं बता रहा हूं, तो यानी कि इंसॉल्वेंट का मतलब वो देने लायक नहीं है, पैसा देने लायक नहीं, कंगाल हो गया, भिखमंगा हो गया जी, भिखारी बन गया, वो पैसा नहीं दे सकता। तो क्या करोगे? उसकी किडनी निकालोगे? नहीं ना, नहीं दे सकता, तो मेरी लॉस है ना, तो उस लॉस को क्या बोलूंगा? बैड डेट्स। यहां पे भी बी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। बैड डेट्स हो गया। अब बैड डेट्स रिकवर। अब मैंने किसी को उधार सामान बेचा था, अब सपोज मुंबई में रहता था, मुझे लगा मुंबई में बाढ़ आ गया है, खत्म, मैंने मान लिया बैड डेट्स, मान लिया था। अचानक से 2 साल बाद आता है और गेट पे आके कहता है सर ये आपके पैसे। मैं कह रहा भाई तू जिंदा था, बाढ़ आया बच गया? हाँ सर, एक पेड़ के सहारे में रह गया, बच गया था, तो 2 साल रिकवरी होने में लग गया, आपका पैसा लौटाने में। तो अगर वो डूबा हुआ पैसा, बैड डेट्स पैसा डूब गया, डूबा हुआ पैसा जब मिल जाए तो मुस्कुराने एक दिन फायदा, तो ये बैड डेट्स रिकवर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैड डेट्स रिकवर। ये मेरे लॉस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर, ये मेरे लिए फायदा, ये रेवेन्यू माना जाएगा। ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ये मेरे लिए क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, if the debtor or his representative pays the same amount, then it is called bad debts recover। ठीक है, यानी कि हमने बैड डेट्स मान लिया था पहले कभी, और वो अचानक से वो या उसका कोई रिश्तेदार आके पैसा दे जाता है, तो वो मेरे लिए बैड डेट्स रिकवर। जो बैड डेट्स डूब गया था पैसा, वो रिकवर हो गया, क्या कहलाएगा? बैड डेट्स रिकवर। कमाल है ना।
26 तक तो पहुंच गया जी, 2 और कर लेते हैं, 2 उसके बाद और 30 कर लेते हैं, खत्म। सोलवेंट, सोलवेंट क्या है दोस्तों? सोलवेंट अ पर्सन और अ फर्म इज कॉल्ड सोलवेंट व्हेन दैट पर्सन और फर्म इज एबल टू पे हिज डेट और लायबिलिटी। मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म, मैं फर्म हूं, मैंने किसी से उधार ले रखा है, उस उधार का पेमेंट करने के लायक मैं हूं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैंने जिससे कर्जा लिया है, जिससे उधार लिया है, वो अगर वो पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा है तो वो मैं क्या कहलाऊंगा? सोलवेंट। और अगर मैंने उधार ले रखा है, लोन ले रखा हूं और उस लोन का अमाउंट पेमेंट करने के लायक नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं कंगाल हो गया हूं, पैसा नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है पैसा, तो क्या कहलाऊंगा मैं? इंसॉल्वेंट। तो यही वाला वर्ड यहां पे यूज किया गया था, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब वो इंसान जो अब किसी भी अवस्था में पैसा देने लायक नहीं रहा, और सोल्वेंट वो जो पैसे देने लायक है, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंट देख लीजिए, अ पर्सन और अ फर्म इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, यानी कोई भी पर्सन या फर्म इंसॉल्वेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? व्हेन दैट पर्सन फर्म इज नॉट एबल टू पे हिज डेट और लायबिलिटी, यानी वो अपना डेट यानी कर्जा या अपनी लायबिलिटी पेमेंट करने की स्थिति में अगर नहीं होता है तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। कमाल है। तो दोस्तों ये 28 वर्ड हो गए हैं, आप इसको नोट करिए। 2 और मैं कराता हूं, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो 2 रह गया था वो 2 यानी कि 29 एंड 30 कंप्लीट कर लेते हैं। 29 क्या है? एंटिटी। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि एंटिटी का मतलब क्या है कि एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमिक मतलब क्या समझते हैं? पैसे से रिलेटेड। तो एक यूनिट है, जैसे एक फर्म है, एक डेटर, एक क्रेडिटर, जिसकी खुद की एक एग्जिस्टेंस हो, खुद की एक वैल्यू हो, यानी खुद की एक जो एग्जिस्टेंस होती है, उस एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने आपको उधार में सामान बेचा, तो आप डेटर, आपकी खुद की एक एग्जिस्टेंस है ना, तो आप डेटर यानी कि एक एंटिटी। तो यहाँ पे एंटिटी एक पर्सन, फर्म, कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एंटिटी का मतलब में है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करती है, जो पैसे से रिलेटेड एक फर्म है, ठीक है ना। तो फर्म को ही क्या कहता है? एंटिटी है। एंटिटी बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एक डेटर हो सकता है, क्रेडिटर, जिसकी खुद की एक सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना, खुद का वजूद हो। एंटिटी का सिंपल सा क्या मतलब है? जिसकी एक खुद की एक वजूद हो, खुद का एक अस्तित्व हो, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस, वो एंटिटी कहलाता है। एक फर्म जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, जैसे आपने ONGC आपने सुने होंगे, इंडेन, भारत पेट्रोलियम, तो ये एक क्या है? एक ब्रांड, एक कंपनी है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, जो कि पैसे से रिलेटेड काम करती है, एक्टिविटी करती है, तो वो क्या कहलाता है? जैसे इंडियन ऑयल, जितने भी फर्म या कंपनी होती है, वो खुद में अगर उसकी एक एग्जिस्टेंस है तो वो एंटिटी कहलाता है, ठीक है। अकाउंट ये सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था, जबकि मैं सबसे लास्ट में करा रहा हूं। अकाउंट क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसका फुल डिटेल, उसके ट्रांजैक्शन का फुल डिटेल एक जगह लिखना अकाउंट कहलाता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने कैश में सामान खरीदा बेचा, पूरे एक महीने में कितना कैश में सामान खरीदा और कितना मैंने कैश में बेचा, तो उस कैश से रिलेटेड एक पर्टिकुलर जगह पे लिखना अकाउंट कहलाता है, ठीक है ना। पर्टिकुलर यानी कि अब कैश से रिलेटेड लिखूंगा तो कैश अकाउंट। इसके 2 साइड होते हैं, यानी कि टी शेप का होता है। अकाउंट किस तरह का होता है? टी शेप का होता है। लेफ्ट वाले साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट वाले साइड को क्रेडिट। मैंने बताया था ना कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसके 2 साइड इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट। तो ऐसे अकाउंट का या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो ये अकाउंट। तो अकाउंट का रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन अंडर दैट है। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर दैट है, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेड में अगर रिकॉर्ड करता हूं तो वो क्या कहलाता है? अकाउंट। जैसे कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में लिखूंगा ना, तो ये क्या कहलाता है? अकाउंट। तो दोस्तों ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के 30 जो टर्म्स है वो मैंने पूरा कंप्लीट करा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।